चलिए घर, तो अब हम समझना शुरू करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके डोमेन और रेंज क्या क्या होते हैं उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो होता है साइन एक्स। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे एक्स की जगह पे रखेंगे वो डोमेन कहलाएगी। अगर आपने यहाँ पे एक्स की जगह थीटा रख दिया तो उधर आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे वो डोमेन कहलाएगी और जो सामने रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, रेंज होगा। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे 0 डिग्री रख दिया तो उधर क्या मिलेगा हमें, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। मान लो कि हमने यहाँ पे 30 डिग्री रख दिया तो उधर हमें क्या मिलेगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये जो हमें इधर पुट कर रहे हैं वैल्यूज़, ये सब क्या हैं, डोमेन। और जो उधर हमें मिल रहा है वो सब क्या है, रेंज है। तो इसी डोमेन और रेंज के बारे में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो होते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो डोमेन रेंज को अच्छी तरह से समझने में हमारी मदद करेगा फिर से एक यूनिट सर्कल। अब क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है तो ये 1 0, ये 0 1, ये -1 0, और ये क्या हो जाएगा, 0, -1। अब ध्यान से देखिएगा, उसी पॉइंट P की बात करते हैं जिसकी बात हम लंबे समय से कर रहे हैं। तो पॉइंट P यहाँ पर है, तो इस समय जो एंगल बना हुआ है OP की वजह से जो एंगल यहाँ पर बना हुआ है वो एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 होगा तो उस समय साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब मान लो ये ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है और ये यहाँ पर पहुँच गया, पॉइंट P इस जगह पर पहुँच गया और एंगल जो है वो बढ़कर कितना हो गया, 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री हो जाएगा एंगल तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसी तरह से पॉइंट P जब यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो थीटा की जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं वो सब हमारे किसको रिप्रेजेंट करेंगी, डोमेन को। तो थीटा की वैल्यू अभी मैंने आपको यहाँ पे रख के दिखाई, 0 से लेकर कहाँ तक, 90 तक। 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू रखी। तो क्या हमारी थीटा की वैल्यू केवल यहीं तक ही लिमिटेड रहेंगी, वो आगे नहीं बढ़ सकती? आगे ओबियसली वो बढ़ सकती हैं, वो 180 तक भी जा सकती हैं, वो 270 तक भी जा सकती हैं, वो 360 तक भी जा सकती हैं, वो उसके आगे भी जा सकती हैं। तो कहाँ तक जा सकती है, इस बात की कोई गारंटी है नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऐसे थीटा की वैल्यू आप घुमाते 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 इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आखिरी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो जब एंगल बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगा तो उस समय रेंज क्या आएगी, इसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमें डोमेन को क्लियर करना था। तो अभी हमने समझ लिया कि थीटा की वैल्यू हम 0 से कहाँ तक रख सकते हैं, इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। एक और चीज़ है, ज़रूरी थोड़ा ही कि ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाते हैं, नेगेटिव भी तो होता है, एंगल नेगेटिव भी तो होते हैं। तो जब हम नेगेटिव में एंगल को घुमाएंगे तो वो फिर से 0 से चलेगा, 0 से माइनस के इन्फिनिटी तक वो एंगल जा सकता है। तो यानी कि हमारा डोमेन प्लस में 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है और माइनस में 0 से -इन्फिनिटी तक जा सकता है। रेंज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर मैं कहूँ कि साइन एक्स जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है, तो पॉजिटिव में 0 से इन्फिनिटी तक और नेगेटिव में 0 से -इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना चाहूँ तो पॉजिटिव में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और नेगेटिव में 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये पूरी नंबर लाइन इसका डोमेन हो गई। तो इसका मतलब जो साइन एक्स है उसका डोमेन क्या होगा, पूरा ही होगा, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कोई भी एंगल आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो या तो आप उसके डोमेन को ऐसे लिखेंगे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, या फिर आप उसके डोमेन को क्या लिखेंगे, आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जिस तरह से हमने साइन फंक्शन का डोमेन पता करा है, बिल्कुल उसी तरीके से हम कॉस फंक्शन का जो डोमेन है उसे भी पता कर सकते हैं। जब यहाँ पर एंगल 0 डिग्री था तो कॉस की वैल्यू क्या थी, 1। एंगल जब 0 डिग्री था तो उस समय कॉस की वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब एंगल बढ़ता रहा तो कॉस की वैल्यू घटती रही, फिर यहाँ पे कॉस की वैल्यू दोबारा से घटती रही है। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा ही था कि कब वैल्यू बढ़ती है और कब घटती है। तो ये एंगल देखो, कॉस के केस में भी आप कितना ही बढ़ा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो।
एंगल को बढ़ाते बढ़ाते ज़ीरो से आप कहाँ तक ले जा सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, और घटाते घटाते ज़ीरो से कहाँ तक ले जा सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। आप ऐसे भी घूम सकते हैं उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ऐसे तो क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अभी कॉस के केस में भी एंगल को ज़ीरो से इन्फिनिटी तक पहुंचाया जा सकता है, और माइनस में ज़ीरो से लेकर माइनस के इन्फिनिटी तक पहुंचाया जा सकता है। तो कॉस का जो डोमेन है वो भी कहाँ से कहाँ तक होगा, ज़ीरो से प्लस के इन्फिनिटी तक और ज़ीरो से माइनस के इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब यह है पूरी नंबर लाइन कॉस का डोमेन होगी, और कॉस का डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो साइन और कॉस के डोमेन क्लियर करना ज़रूरी है, बाकियों के तो इन्हीं से हो जाते हैं। अब मैं यहीं पर आपको इनकी रेंज समझाने की कोशिश करता हूँ। जब साइन का एंगल 0 था तब उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1। या ऐसा करते हैं कि रेंज को समझने के लिए अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा घचड़ बचड़ हो गई है। फिलहाल ये है कि इस पेज से हमने डोमेन क्लियर कर लिया है साइन फंक्शन का और कॉस फंक्शन का। साइन का डोमेन भी सारा होता है, पूरी नंबर लाइन का कुछ भी एंगल आप रख सकते हैं, और जो कॉस है उसका डोमेन भी सेम होता है। दोनों के डोमेन हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम इनकी रेंज को क्लियर कर रहे हैं। तो रेंज को क्लियर करना काफ़ी आसान है। इस जगह पर जब पॉइंट P होगा तो इस जगह पर एंगल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी आपका एंगल ये है, और जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू होता है आपका एंगल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब एंगल 0 डिग्री था तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और कॉस के केस में जब एंगल 0 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब एंगल बढ़ते बढ़ते क्या हो चुका है, 90 हो चुका है, यानी कि π/2। तो f π/2 पर साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और cos 90 की वैल्यू यानी कि cos π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब एंगल और बड़ा हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं वैसे। तो एंगल जो है वो पाई हो जाएगा। 180 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और f पाई कॉस के केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसी तरह से जब एंगल और बड़ा होगा, यहाँ पर एंगल बढ़कर कितना हो जाएगा, 270 यानी कि 3π/2। जब एंगल 3π/2 हो जाएगा तो साइन की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी, साइन की वैल्यू घटकर -1 रह जाएगी, और कॉस की वैल्यू 3π/2 के केस में कितनी हो जाएगी, 0। इसी तरह से जब एंगल बढ़कर 2π होगा तो साइन की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी, 0, और कॉस की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी, 1। अब एंगल को और बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ इसको, तो एंगल बढ़कर कितना हो गया यहाँ पर, 5π/2। पूरा जब एक राउंड घूमने के बाद आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर एंगल 5π/2 हो जाएगा, क्योंकि 5 बार 90 हो जाएगा ना, 4 बार 90 तो पहले ही हो गया था, फिर 5 बार 90 हो गया, तो यहाँ पर होगा 5π/2। तो उस समय साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। थोड़ा सा और बढ़ा लो, जब एंगल यहाँ पर पहुँच जाएगा तो वो 3π हो जाएगा, क्योंकि 2π तक यहीं तक हो गया था, एक और पाई बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 3π। तो साइन 3π की वैल्यू 0 और कॉस 3π की वैल्यू -1। अब ज़रा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर ध्यान दीजिए ज़रा। हमें ये तो बताइए कि साइन x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इंक्रीज़ होता है, तो मिनिमम 0 से लेकर मैक्सिमम 1 तक इंक्रीज़ होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 1 है, ठीक है, और उसके बाद भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -1। आगे अगर और चलते तो -1 फिर से आ जाता। इसके अलावा कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है और मिनिमम वैल्यू कॉस की कहाँ तक जा रही है, -1 तक। और रेंज उसे ही तो कहते हैं कि कहाँ तक आपकी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है और कहाँ तक आपकी मिनिमम वैल्यू जा रही है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है और मिनिमम वैल्यू -1 तक जाती है, चाहे कितना भी एंगल हो। एंगल को बढ़ाते बढ़ाते चाहे तुम कितना भी बड़ा कर दो, साइन की और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 और मिनिमम कहाँ तक रहेगी, -1 तक रहेगी। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, जब एंगल 0 था तो साइन की वैल्यू 0 थी। जब एंगल 45 होगा तो साइन की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1/√2। जब एंगल 90 हो तो साइन की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाए। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते बढ़ते जब एंगल बढ़ता चला जाता है तो साइन की मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है। ये जो पीछे वाला होता है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है
और आगे जो x है, x कोऑर्डिनेट, ये cos को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन की मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है cos, और cos की भी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये cos है और ये क्या है, साइन है। तो cos की मिनिमम वैल्यू भी क्या आ रही है, -1, ठीक है। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर मिलती है साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, और cos की मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है +1। तो कहने का मतलब यह है कि साइन और cos दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो पिछले पेज पर तो हमने इनका डोमेन क्लियर किया था और इस पेज पर हमने इनकी रेंज क्लियर कर ली है। तो डोमेन जो दोनों का, साइन का भी और cos का भी जो डोमेन था वो क्या था, R था। और दोनों की जो रेंज आ रही है, दोनों की रेंज आ रही है -1 से लेकर कहाँ तक, +1 तक। तो ये हमने क्लियर कर लिया। अब इसको सही तरीके से अगले पेज पर लिख देते हैं और बाकी जो फंक्शंस बचे हैं उनके डोमेन रेंज भी क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दी है उसको प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए। तो सबसे पहले साइन एक्स की बात करते हैं। तो साइन एक्स का डोमेन हमने क्या लिया था, R लिया था, या फिर माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक। कॉस एक्स का जो डोमेन है वो भी क्या रहेगा, R रहेगा, -∞ से +∞ तक, ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात हमने की थी, तो रेंज जो हमें मिली थी वो -1 से लेकर +1 तक मिली थी। हम ये देख रहे थे वैल्यू चाहे एंगल की कितनी भी बढ़ जाए, मैक्सिमम वैल्यू +1 तक जा सकती है साइन की, और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, -1 तक। इसी तरह से कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 तक जा सकती है, चाहे एंगल कितना भी बड़ा हो जाए। तो इसका मतलब रेंज जो है दोनों की ही कहाँ से कहाँ तक रहेगी, -1 से लेकर +1 तक, और इधर भी -1 to +1। अब इनके बेसिस पर बाकी जो बचे हुए हैं ना, उनके डोमेन रेंज सब कुछ आसानी से निकाला जा सकता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे tan x जो फंक्शन होता है उसके डोमेन की। तो f(x) = tan x, और tan x को हम क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x। अब क्योंकि हमने चैप्टर 2 में डोमेन एंड रेंज की अच्छी तरह से स्टडी कर रखी है कि हमारा फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए। अब क्या है कि अगर किसी वजह से cos x नेगेटिव हो गया, अगर किसी वजह से cos x 0 हो गया, तो उससे क्या होगा कि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही नीचे 0 आएगा तो अनडिफाइंड फॉर्म चली जाएगी। तो नीचे cos x की जगह 0 नहीं आना चाहिए। और cos x कब कब 0 होता है ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। cos x 0 कब होता है, cos x 0 तब होता है जब x की वैल्यू होती है 2n+1 π/2 के इक्वल। ये बात भी आपको फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें समझाई जा चुकी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का लेक्चर है, वहाँ पे आपको ये बात बताई गई थी। जैसे कि अगर हमें इस तरह के एंगल मिलते हैं, मान लो तुमने n की जगह 1 रखा, तो आपको एंगल मिलेगा 3π/2, ठीक है। 3π/2 का मतलब 270, और 270 पर cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos के 0 होते ही tan x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सारे रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं रख सकते जो cos को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। और cos को 0 बनाने वाले नंबर हैं ये। तो इन नंबर्स को रियल नंबर में से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप सारे रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन ये वाले नहीं रख सकते, जो क्या करेंगे 2n+1 π/2, ये वाले नंबर्स आप नहीं रख सकते, क्योंकि ये नंबर क्या कर सकते हैं, cos को 0 बना सकते हैं। 1 रख दिया जैसे आपने n की जगह, तो 3π/2 आ जाएगा, उससे 0 बन सकता है cos, क्योंकि एंगल आ जाएगा 270। ये देखो ज़रा, यहाँ पर 270 का एंगल होता है और इस जगह पर cos की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप 270 नहीं रख सकते। इसके अलावा आप 90 नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे भी cos की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो R में से उन सारे नंबर्स को हम हटा देंगे जो cos को 0 बना सकते हैं, क्योंकि cos के 0 की बनने की वजह से tan x क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो tan x का डोमेन क्या बनेगा, ये बनेगा। सारे रियल नंबर रखो, लेकिन ये वाला मत रखो। तो यहाँ पे मैंने tan x का जो डोमेन है ना उसको लिख दिया है कि सारे रियल नंबर रखेंगे, लेकिन ये वाले नहीं रखेंगे, क्योंकि ये वाले cos को क्या बना सकते हैं, 0, और cos के 0 के बनने की वजह से tan x भी क्या हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है। और सेम यही डोमेन जो है ना sec x में भी एप्लीकेबल होगा। मैं अभी बता देता हूँ क्यों होगा, पहले लिख देता हूँ इसको। 2n+1 से लेकर π/2 तक सेम यही डोमेन sec x में भी एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा, आप में से ज़्यादातर तो समझ ही गए होंगे, जो नहीं समझे वो देखे ज़रा। क्योंकि जो फंक्शन होता है ना f(x) = sec x,
ये भी 1 cos x के इक्वल होता है। और इसमें भी ये खतरा रहता है कि cos x कहीं जीरो ना हो जाए, क्योंकि cos x के जीरो होते ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और cos x किसकी वजह से जीरो होता है, इनकी वजह से। तो इनको r में से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो sec x का डोमेन भी यही रहेगा कि सारे रियल नंबर रखो, लेकिन ये मत रखो क्योंकि ये cos को जीरो बना सकते हैं। अब अगर आपने tan का और sec का समझ लिया है डोमेन क्या होता है, तो आप cot और cosec का डोमेन भी इजीली समझ सकते हैं। ज़रा cot x की बात करते हैं। cot x जो होता है वो होता है cos x अपॉन sin x। अब इसमें खतरा रहेगा किसका, sin x के ज़ीरो बनने का। sin x किस वजह से ज़ीरो बनता है वो भी देख लीजिए आप ज़रा। sin x ज़ीरो तब बनता है जब x की वैल्यू n पाई के इक्वल होती है। यूनिट सर्कल में भी देख लेते हैं कि sin x कब ज़ीरो बनता है। एक तो sin x तब ज़ीरो बनेगा जब थीटा ज़ीरो होगा, एक तब ज़ीरो बनेगा जब थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और फिर दोबारा से ज़ीरो तब बनेगा जब थीटा जो है वो बड़ा होकर कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि पूरा घूमने के बाद 2 पाई हो जाएगा। फिर 3 पाई करेंगे तब ज़ीरो हो जाएगा, फिर 4 पाई करेंगे तब ज़ीरो हो जाएगा, फिर 5 पाई करेंगे तब ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से कैसे पता चलता है भाई, n की जगह अगर तुमने 1 रखा तो पाई हो गया, तो पाई पे ज़ीरो हो रहा था ना साइन। n की जगह 2 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई पे भी ज़ीरो हो रहा था। n की जगह 3 रखोगे 3 पाई हो जाएगा, और 3 पाई पे भी साइन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ऐसे नंबर्स को r में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये होगा डोमेन किसका, cot x का, क्योंकि ये नंबर हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये नंबर sin x को ज़ीरो बना सकते हैं। sin x से ज़ीरो बनते ही cot x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cot x का डोमेन में लिखता हूँ r माइनस n पाई। तो cot x का डोमेन हो जाएगा r माइनस n पाई, और इसी तरह से डोमेन हो जाएगा cosec का भी r माइनस n पाई। अब इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि cosec जो है वो 1/sin x होता है। डोमेन सबके क्लियर हो गए। अब ये जो बचे हुए हैं ना, इनकी रेंज भी ज़रा देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम tan x की जो रेंज है ना उसको क्लियर करते हैं। इसके लिए जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कब इंक्रीज़ होता है कब डिक्रीज़ होता है, वो हमारी मदद करेगा। तो ज़रा यहाँ पे इस टेबल पे फोकस करिए। tan x इंक्रीज़ होता है 0 टू इन्फिनिटी, और इंक्रीज़ होता है माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक भी इंक्रीज़ होता है, और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि tan x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक जाएगी, और मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि मिनिमम माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इंक्रीज़ करेगा, और फिर 0 से लेकर मैक्सिमम इन्फिनिटी तक भी वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए इन्फिनिटी मिल रही है प्लस का, और मिनिमम वैल्यू मिल रही है माइनस का इन्फिनिटी। तो tan x की जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होगी, प्लस इन्फिनिटी तक होगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि tan x की जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होगी, प्लस इन्फिनिटी तक। या तो ये लिखेंगे, या फिर इसके बजाय सीधा हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का मतलब और ही होता है। बिल्कुल सेम चीज़ cot के साथ भी होगी कि cot डिक्रीज़ होगा मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी से 0 तक, और फिर डिक्रीज़ होगा 0 से मिनिमम वैल्यू माइनस के इन्फिनिटी तक। तो मैक्सिमम वैल्यू cot की भी कहाँ तक जा रही है, प्लस के इन्फिनिटी तक, और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, माइनस के इन्फिनिटी तक। तो cot की रेंज भी प्लस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होगी, माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर cot की रेंज लिखनी है तो उसको भी ऐसे लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या फिर r। अब बारी आती है sec x की। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए जो हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी। sec x की वैल्यू इंक्रीज़ होती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो नंबर लाइन अगर हम यहीं पे बना दें तो sec x की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और फिर इंक्रीज़ होगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। इस दौरान भी sec की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और यहाँ से यहाँ तक भी sec की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब इस पूरे में अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, प्लस का इन्फिनिटी है, और मिनिमम वैल्यू माइनस का इन्फिनिटी है। लेकिन ये वाला हिस्सा रेंज के अंदर आ ही नहीं रहा है, या तो आ रहा है प्लस के 1 से प्लस के इन्फिनिटी तक, या फिर आ रहा है माइनस के इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। ये वाला हिस्सा sec की रेंज में नहीं आ रहा है। तो इस रेंज को हम ऐसे लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू -1, और यूनियन लगा देंगे, और फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो मैं इस रेंज को लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ज़रा। माइनस इन्फिनिटी टू -1, माइनस के इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 टू प्लस का इन्फिनिटी, 1 टू प्लस का इन्फिनिटी। तो इस तरीके से
ये रेंज हो गई सेक की। अब इसी तरह से बात करेंगे हम कोसेक की। कोसेक की वैल्यू डिक्रीज़ होती है इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। इन्फिनिटी यहाँ पर हो जाएगा और 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटी से 1 तक क्या होगी, डिक्रीज़ होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इंक्रीज़ होगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इंक्रीज़ होगी। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, -1 तक इंक्रीज़ होगी, और फिर उसके बाद -1 से माइनस इन्फिनिटी तक क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। यानी कि रेंज के अंदर एक तो ये हिस्सा आएगा और एक वो वाला हिस्सा आएगा, यानी कि इसकी रेंज भी सेक के तरीके से सेम होगी, यहाँ से यहाँ तक यूनियन यहाँ से वहाँ तक। तो ये रेंज भी उसी तरीके से लिखी जाएगी, माइनस के इन्फिनिटी से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अब ये पूरी टेबल तैयार हो चुकी है जिसके अंदर हमने डोमेन लिखे हुए हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और सबकी रेंज लिखी हुई है। तो इस तरह से ये जो हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालना, ये भी आपके लंबे समय तक काम आएगा। तो उम्मीद है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आज बस इतना ही करेंगे, बाकी देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।